ओके, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हमने नए नए कुछ शब्द सीखे हैं, है ना। तो कुछ हमने एक पैट डायलॉग भी मारा करेंगे डेली। तो कल हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, चैप्टर नंबर 2। कल चैप्टर नंबर 2 की हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी। आज हमारी चैप्टर नंबर 2 की सेकंड क्लास है। जल्दी से कल वाले को रिवाइज करते हैं। इस वाले पूरे चैप्टर में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक आएगा। ये जो हमारा कल ऑडिट प्लानिंग वाला टॉपिक खत्म हुआ था, ये थोड़ा सा आज खत्म हो जाएगा। फिर आएगा ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर आएगा ऑडिट प्रोग्राम, उसके बाद एक स्टैंडर्ड आएगा यहाँ पे। तो वो जो स्टैंडर्ड वाला टॉपिक है वो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा समझने वाला है। बाकी पॉइंट समझने के बाद आपने देखे होंगे ज्यादातर पॉइंट्स वाले थे। तो ऑडिट प्लानिंग जल्दी से याद करते हैं अपन, ठीक है। कल वाला रिवाइज करते हैं। ऐसे 300 के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या था ऑडिट प्लानिंग का? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ये कोई डिस्क्रीट फेस नहीं है, कॉन्टिन्यूअल या इटरेटिव प्रोसेस है जो चलता ही जाएगा। पिछली ऑडिट के बाद शुरू होगा, करंट ऑडिट तक चलता रहेगा। इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हाँ, ऑडिट प्लानिंग आपकी वैरी करेगी नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के हिसाब से। और अगर जैसे भी ऑडिट प्लानिंग थ्रू आउट द ऑडिट आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो वो भी आप रिवाइज करते चले जाओगे। उसके बाद प्लान शुड मे कवर द फॉलोइंग अमंग द अदर थिंग्स, यानी कि प्लान में ये चीजें भी आनी चाहिए। अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल भी आपको क्लाइंट का चेक करना है। दूसरे में क्या रिलायंस प्लेस करना है, उनके इंटरनल कंट्रोल पे अपनी प्लानिंग पहले ही करके चलना। नेचर, टाइमिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और कोऑर्डिनेटिंग। चार क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, पॉलिसीज हो गया, रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। एज सच कोई इतना खतरनाक टॉपिक नहीं है ये कि मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। ऑडिट में एक ना आपके पास वो होता है ना कल्चर बना हुआ है कि कुछ अजीबोगरीब शब्द आएंगे ना, वो ऑटोमेटिक ना वर्ड्स अपने आप में ऐसे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्जामिनर को लगता है हाँ ये पूछ लो। अब अगर मैं कहूँ बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग या प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज प्रायर टू प्लानिंग, मैं पेपर अगर मुश्किल डालना चाहता हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ आंसर क्या है, मैं देखूंगा क्वेश्चन कितना मुश्किल है। तो मैं कौन सा क्वेश्चन पेपर में पुट करना चाहूंगा, बेनिफिट या प्रीलिमिनरी? मैं कहूंगा प्रीलिमिनरी। तो इस वजह से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का मतलब होता है एट द बिगिनिंग, जब आप ऑडिट स्टार्ट करने वाले उस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज आप करोगे। ऐसे 220 के अकॉर्डिंग 2 एक्टिविटीज थी, ऐसे 210 के अकॉर्डिंग 1। 220 के अकॉर्डिंग आपके पास थी कॉन्टिन्यूस या क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस, दूसरा था एथिकल रिक्वायरमेंट, उसको भी ध्यान में रख के चलो, और तीसरा था 210 के अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसको भी आप ध्यान में रख के चलो। किन तीन चीजों को प्रीलिमिनरी एक्टिविटी में एट द बिगिनिंग? ऐसे 220 की 2 चीजें, पहली कॉन्टिन्यूस एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा 210 के अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आगे था बेनिफिट भी यही है, इंपॉर्टेंस भी यही है। अगर बेनिफिट और इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, दोनों यही रहने वाले हैं आपके, बेनिफिट इंपॉर्टेंस। सबसे पहला था ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी भी हेल्प करता है, तो सबसे पहला इसका पॉइंट था अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज, दूसरा था रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, तीसरा था ऑर्गेनाइज और मैनेज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टीम। जब भी ये चीज आएगी ना आपके पास याद रखना चाहिए, इस चैप्टर में चाहे पिछले चैप्टर में, एंगेजमेंट टीम, उसके साथ 2 शब्द अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री लगा देना, कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी जब भी टीम मेंबर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। टॉपिक क्या था? बेनिफिट और इंपॉर्टेंस। पहला था अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, दूसरा रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम, तीसरा ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, उनकी डायरेक्शन, सुपरविजन और लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग। क्या ये कंटिन्यू प्रोसेस रहता है? बिल्कुल रहता है। इसको बस इतना ही करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ये 2 चीजों को मिला के बना होता है, डिस्क्रिप्शन को और नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस को। डिस्क्रिप्शन में तो 3 चीजें थी। ऐसे 315 के अकॉर्डिंग सबसे पहला एंटी ऑफ रैप, ऐसे 330 के अकॉर्डिंग एंटी ऑफ अदर रैप, और उसके बाद ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रेटजी। उसके बाद नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस 315 के अकॉर्डिंग आपको रखनी पड़ती है। पहला नॉलेज ऑफ सबसे पहला आपके पास था रेलेवेंट इंडस्ट्री की नॉलेज, नेचर ऑफ एंटिटी में उसके ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप या गवर्नेंस स्ट्रक्चर या उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद थे ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड, और एक लास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की। तो ये वाला पॉइंट तो आपको बिल्कुल मतलब छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ये पेपर में मतलब बड़ा बहुत ज्यादा ही आता है ये वाला।
उसके बाद है चेंजेस। सबसे पहला चेंजेस में चैलेंजिंग पॉइंट था चेंजेस व्हेन नेसेसरी, है ना, ये मुश्किल पॉइंट मैंने बता दिया। अगले आप 3 रीजन होते थे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजिंग कंडीशंस, एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। तो उसके हिसाब से आप चेंज करते हो, या फिर अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई थी प्लानिंग के टाइम पे लेकिन ऑडिट के टाइम पे डिफर सिग्निफिकेंटली। डिफर सिग्निफिकेंटली का मतलब है डिफरेंट तो है, ज्यादा अमाउंट से है, तब भी आप अपने प्लान को चेंज कर देते होते हो। डायरेक्शन वाला अभी के लिए छोड़ रहे हैं। डायरेक्शन के फैक्टर्स थे साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, ऑडिटर का एरिया, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी। जब भी शब्द आए अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर की बात हो रही है, हम सामने वाले पे नहीं इतना मतलब वो करते। जब भी आपको घर पे डांट पड़नी हो या थप्पड़ पड़ना हो, आपको अपने मम्मी पापा से पड़ती है, आपके मम्मी पापा दूसरे के बच्चे को नहीं मारेंगे। तो ये भी वही चीज है, कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी अपने बच्चों की देखनी है, यानी कि अपने टीम मेंबर्स की, और बाकी असेस्ड रॉन्ग। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, आज का पहला टॉपिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जो मैं चीज बोलने वाला हूँ ये पूरे 3 महीने के लिए एप्लीकेबल होगी, और इसको मैं कम से कम, अभी तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि इसको मैं अब बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर से मैं बार बार ही बोलता हूँ, तो 10 बार तो मैं वैसे ही बोल जाऊंगा पूरे कोर्स में, 10 से भी ज्यादा। कोई भी स्टैंडर्ड आएगा, उसका जो पहला टॉपिक होता है स्कोप या ऑब्जेक्टिव, कि ये ऐसे किसके बारे में बात करते हैं। ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो पहला टॉपिक आता है स्कोप, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। और लास्ट टॉपिक होता है उसी स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंटेशन, कि आप ऑडिट में क्या क्या खुद के लिए वर्किंग पेपर बनाओगे, डॉक्यूमेंटेशन रखोगे। मतलब आपने वहां पे किससे एविडेंसेस लिए, कितने दिन आप ऑडिट में रह के आए, ट्रायल बैलेंस अगर आपने पहले दिन का भी लिया, लास्ट दिन का भी, आप अपने रिकॉर्ड के लिए जो चीज रखते हो ना, उसको या तो बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन या बोलते हैं वर्किंग पेपर्स। और एक दूसरा चीज होती है, एक दूसरा वर्ड आता है आपके पास, ऑडिट एविडेंस। वो आप अपने पास नहीं रखते। ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है जो सामने वाले आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे रहे हैं ना चेक करने के लिए, वो एविडेंसेस कहलाए जाते हैं, यानी कि वो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोलोगे। तो सर हम डॉक्यूमेंटेशन किसको बोलते हैं, जो हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, हमारी वर्किंग्स, हमारी रिपोर्ट्स, ये चीजें। तो किसी भी स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक आएगा स्कोप या ऑब्जेक्टिव, लास्ट टॉपिक आएगा डॉक्यूमेंटेशन। ये जो 2 टॉपिक्स होते हैं ये आपको कभी किसी स्टैंडर्ड में याद नहीं रखने। 35 स्टैंडर्ड्स हैं और न्यू सिलेबस वालों को 25 स्टैंडर्ड्स हैं, तो 25 स्टैंडर्ड्स में ये 25 बार आएगा। क्या हमें ये याद रखना है? नहीं। पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि मुझे इसका स्कोप बताओ या इसकी डॉक्यूमेंटेशन बताओ। जैसे स्टैंडर्ड का नेम था एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ना, तो स्कोप भी उसी को मिला के बना होता है। एट द एंड जो आप स्टैंडर्ड में पूरा पढ़ के आओगे ना, डॉक्यूमेंटेशन उसी को बना के ये प्रिंट कर देते हैं। तो अगर हम 25 स्टैंडर्ड में यही चीज करने लग गए, स्कोप और डॉक्यूमेंटेशन, हमारा तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की और स्कोप की एक एक बार रीडिंग करनी है। जैसे कोई स्टैंडर्ड आया, एक बार तो पढ़ेंगे ना कि भाई स्टैंडर्ड किसके बारे में बात कर रहा है, उसका रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारना है हमने उसके अंदर वाले पॉइंट्स का। तो लास्ट में ये डॉक्यूमेंटेशन है कि हमने इसको याद करना है, याद नहीं करेंगे लेकिन रीडिंग जरूर करेंगे। हर स्टैंडर्ड में लास्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक आएगा, पेपर में कभी भी स्कोप या डॉक्यूमेंटेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मैं डॉक्यूमेंटेशन बताऊं या स्कोप बताऊं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को लेके एक अलग स्टैंडर्ड है बड़ा, ऐसे 230, उसको आप पूरा याद करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये अब हमारे एसए का क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। तो ऑडिट प्लान की डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करोगे? जो भी आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई है वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखना। तो डॉक्यूमेंटेशन को सबसे पहले तो लिखो फॉर ऑडिटर्स ऑन रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है फॉर ऑडिटर्स ऑन रिकॉर्ड। एक क्वेश्चन जो पेपर में ना आया हुआ है पास्ट एग्जाम्स में, एक बार से ज्यादा ही आया हुआ है, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसका मैं दूसरा नाम बोल रहा हूं वर्किंग पेपर्स, क्या वो क्लाइंट अगर मांगता है, हो सकता है ना क्लाइंट कहता है कि मुझे अपने वर्किंग पेपर्स दिखा दो, क्योंकि डेटा तो हमारा ही है, अब हमारे ही कंपनी की ऑडिट करके उसी में से आपने बनाया है ना। अगर क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर से मांगता है तो ऑडिटर को देना कंपलसरी होगा कि नहीं होगा? नहीं, मर्जी होगी। तो वो मर्जी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ट्रू फॉल्स आया था एक बार कि ट्रू फॉल्स ये बना था आपका कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट ने मांगा, वेदर इट इज कंपलसरी, तो पहले आप आंसर लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, जब आपने इतना आंसर लिख दिया तो 2 में से आपको आधा या 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने आंसर बता दिया।
फिर आप रीजन बताओगे कि ऐसे 230 के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशन होती है, ये होता है रीजन। तो अगर आपने ये रीजन भी दे दिया तो आपके 2 में से 2। ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू आपकी पास प्रोबेबिलिटी को, 50 नंबर को, एग्जामिनेशन को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो आपको ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यू ध्यान से करने हैं। जैसे आप एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपने देखा होगा ना, मैंने कोई भी पैराग्राफ अभी तक कोई ऐसा स्किप नहीं कराया कि पढ़ना ही नहीं है या मैंने ऊपर से बता दिया। हम एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी जा रही है। तो इसका मतलब आपको ट्रू फॉल्स सारे जल्दी समझ में आएंगे। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो आप ट्रू फॉल्स में से 7 अवेल कर सकते हो, यानी कि 14 मार्क्स। अगर हम 14 मार्क्स में से 4 नंबर का प्रोविजन भी बनाए, 10 नंबर तो हम ले ही सकते हैं। 30 के एमसीक्यूज हैं, उसमें से मैं 22 या 23 तो ले ही सकता हूँ, 21-22 तो ले ही सकते हैं। आप प्रोविजन भी बना के चले अगर, तो मतलब आपके 44 में से 30 या 31 मार्क्स तो बन सकते हैं। ठीक है, तो बाकी रह गए हमारे 19 नंबर पास होने के लिए। 19 नंबर आउट ऑफ 56, 19 नंबर आउट ऑफ 56 हो गया ना, क्योंकि पहले 14 में से आपने मान लिया 10 ले सकते हो, 30 में से आपने मान लिया कि आप 21 ले सकते हो, तो बाकी आपके पास 44 में से आपने 31 ले लिए, तो बाकी बच गया 56। 56 में से 19, यानी हर 3 में से एक नंबर हम ले सकते हैं। तो ऑडिट का सिर्फ एक डर बना हुआ है कि होती नहीं या पास रिकॉर्ड। रीजन क्या है, कई बच्चे या तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं या फिर कई बच्चे सिर्फ लर्निंग करते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस बना के चलना ही पड़ता है। तो चलो करते हैं आगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो ऑडिटर्स के ऑन रिकॉर्ड के लिए है, तो क्या क्या ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा अपने वर्किंग पेपर में, तो उसने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, लिख के अपने पास रख लेगा। सिंपल सा मतलब यही तो होता है। अब आप लोग कुछ नोट्स बना लेते हो अपने लिए, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरा, क्या आपने ऑडिट प्लान बनाया था या फॉलो किया था ऑडिट में, उसको भी लिख के रख लो। और आपके ऑडिट ओवरऑल स्ट्रैटेजी में या प्लान में कोई चेंजेस हुए थे, उसको भी लिख के रख लो। मतलब इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर मैं बिल्कुल देसी शब्दों में बोलूं, लिख के रख लेना। किन 3 चीजों को लिख के रख लोगे? पहले तो आप तीनों वही चीजें लिख दो, स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम, और लास्ट में लिख दो एनी चेंजेस मेड। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, तो सबसे पहले कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या रखना है, डॉक्यूमेंटेशन में रखना है रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन कंसीडर नेसेसरी। जो आपने ऑडिट प्लानिंग में या ऑडिट में कुछ की डिसीजन लिए थे ना, उनको भी आप लिख के रख लो। जो आप लोगों के सर होंगे होते हैं ना, तो वो कहीं ना जो प्लानिंग वाली चीज है वो हमेशा लिख के रखते हैं। आपको दिखे ना दिखे, आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो ऑफिस में कभी पता नहीं चला। जो उनकी प्राइवेट डायरीज होती होंगी, क्या वो किसी आर्टिकल के साथ शेयर करेंगे? वो एम्प्लॉइज के साथ भी शेयर नहीं करना चाहेगा, कोई बॉस है तो इसका मतलब वो भी स्ट्रैटेजीज या प्लानिंग को डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सब करते हैं, पता किसी को नहीं होता। तो वही है, जो अगर आपने कोई की डिसीजन लिए ऑडिट में, ऑडिट के प्लान में, उसको रिकॉर्ड रख लेना। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज द रिकॉर्ड ऑफ, ये क्या का रिकॉर्ड है, एंटी ऑफ रैप एंड फैप, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। कितने टाइम की ऑडिट करनी है, किस हद तक करनी है, इंटरनल है, स्टैट है। रैप होता है फर्स्ट स्टेप, फैप होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सेकंड स्टेप। रैप में आप रिस्क को असेस करते हो कि रिस्क है कि नहीं, फैप में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उसको रिस्पॉन्स करते हो, भाई रिस्क मिल तो गया, इसको मिटिगेट कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में लगाते हो। तो एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप को भी रिकॉर्ड करके रख लेना। इट ऑल्सो सर्व्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू परफॉर्मेंस। कह रहे सारे को आप लिख के रख लोगे तो प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करेगा। कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे, अभी अपन ऊपर पढ़ा था ना सी पॉइंट, तो उन चेंजेस को भी लिख के रख लेना। और लास्ट में है फिर उस चेंजेस को रिस्पॉन्स में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जितना आप चीज लिख के रखोगे उसके ऊपर उतना ही आपके लिए बेनिफिट होएगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए? आप फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ऑडिटर अपनी फाइल में क्या क्या सामान रखता है या क्या क्या पेपर की डॉक्यूमेंटेशन करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बुक का नहीं है, प्रैक्टिकली है, क्या सारे ऑडिटर को यही डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी? सिचुएशन बेस्ड हो सकता है कि फिक्स्ड होगा? तो सबसे पहले तो लिख लेना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज जजमेंट बेस्ड। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच ऑडिटर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच ऑडिटर इज जजमेंट बेस्ड एंड नॉट फिक्स्ड, is judgment based but not fixed। ये तो हो गया एक पॉइंट,
ठीक है। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ ना एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसको लिखो एरो डाल के बट SA 230 बट फॉलो लिख देना बीच में ना, बट फॉलो SA 230। SA 230 आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता है। तो अगर आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने रख ली तो जैसे SA 230 बताता है, मुझे बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने सालों के लिए रखनी होती है? 7 साल 7 या 8? 7। तो कल का पहला क्वेश्चन, पहला होमवर्क आपके लिए ये रहा, जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, 7 इयर्स के 8 इयर्स, 8 years। एक और ऑप्शन आता है बीच में 4 इयर्स। तो देखना 7 इयर्स है कि 8 इयर्स। ये SA 230 के अकॉर्डिंग ना कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी आपको रिजर्व रखनी पड़ती है, ये आपको प्रिजर्व रखनी होती है 7 इयर्स के लिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आप देखेंगे, वो आप मुझे कल बताओगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट 7 इयर्स है कि 8 इयर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 years है। 8 years है कंपनी एक्टिविटी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 इयर्स होता है और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 7 इयर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन्ड बाय ऑडिटर और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये समझना भी जरूरी हो जाता है। ये तो हमारे अपने पेपर है ना, तो ऐसे 230 बीच में आता है, कहते हैं आप जो भी ऑडिट करके आते हो अपने पेपर अपने पास रखो, 7 सालों के लिए रखो। तो एग्जांपल देखते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। समरी ऑफ डिस्कशन विद एंटिटीज की डिसीजन मेकर। की डिसीजन मेकर कौन कौन हो गए? MD हो गया, TCWG हो गया। उनके साथ अगर आपने कोई की डिसीजन लिए तो उसकी समरी अपने पास बना के रख लो। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट कमेटी प्री अप्रूवल ऑफ सर्विस वे रिक्वायर्ड। ऑडिट कमेटी ही किसी कंपनी में ना ऑडिटर को अपॉइंट करवाती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें ऑडिट कमेटी ने हमें अपॉइंट किया है, तो हम तो रखेंगे ना अपने पास हिसाब। उसके बाद है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर, वही ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हो गया, तो एक आप अपने पास वो भी रख लेना। उसके बाद है अदर कम्युनिकेशन और एग्रीमेंट। हमने कम्युनिकेशन किसके साथ करना है? मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट में किसके साथ? ये चीज हो गई। क्या स्कोप होएगा हमारा, क्या चेंज इन स्कोप है, हमारी सारी सर्विसेज का रिकॉर्ड हम वो भी रखेंगे अपने पास। ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो है वो तो अपने पास रखेंगे, इशू ही हम करते हैं। या फिर कोई अदर रिपोर्ट्स, जब अदर वर्ड आ गया इसका मतलब है जजमेंट वाली चीजें आ गई, एज पर सिचुएशन। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटी में होता क्या क्या है? सबसे पहले आपके पास होता है एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये जो आपका टॉपिक उठाया गया है ये ऐसे से उठाया गया है, प्लानिंग एक्टिविटीज। तो प्लानिंग एक्टिविटीज में देखा जाए तो आता है एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट, एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनाओगे उसके बाद प्लान आएगा। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। इसको मैं बोलता होता हूँ, आप भी लिखोगे यहाँ पे STD। जब भी आपके पास ऑडिट स्ट्रेटेजी शब्द आए ना तो ये 3 शब्द जरूर आएंगे। तो क्या हमें ये रटना है? कह सकते हो कि ये रटना पड़ेगा। ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो आपका एक तो स्कोप डिसाइड करती है, दूसरा आपकी टाइमिंग, किस साल की ऑडिट है या किस टाइम पे आप ऑडिट कर रहे हो, कितने टाइम में आपको खत्म करनी है, या डायरेक्शंस कि कैसे कैसे ऑडिट चलने वाली है। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, याद रह जाएंगे ये 3 शब्द। STD, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ये शब्द ऑडिट प्लानिंग के साथ अटैच है कि स्ट्रेटेजी के साथ? स्ट्रेटेजी के साथ। क्या 3 शब्द हैं? STD, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, यानी कि जैसे आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी बनी वो कहीं ना कहीं ऑडिट प्लान को भी आगे डेवलप करवाएगी, गाइडेंस देगी। पहला शब्द क्लियर हो गया। प्लानिंग एक्टिविटी में पहली हेडिंग क्या है? एस्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटेजी। टॉपिक है प्लानिंग एक्टिविटीज। टॉपिक क्या है? प्लानिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर पहला क्या है? एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी। और ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट करती है STD को, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन को, जो गाइड करेगी डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। जहां से हमें पता चला सीक्वेंस शुरू हो गया, पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी, देन ऑडिट प्लान एंड देन ऑडिट प्रोग्राम। उसके बाद कह रहे हैं कि जो आपने स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करनी है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इन पॉइंट नंबर A, ऑडिटर शैल। तो यहां से आपको ना लिंक करना पड़ते हैं सारे पॉइंट्स। ऑडिटर शैल, ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले तो ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानेगा। ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो कि मेरे को जहाँ पे मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ वो कैसी इंडस्ट्री है, कैसी एंटिटी है, नेचर है, साइज क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान रखूंगा।
ये सारी चीजों का ध्यान कब रखना है? ऑडिट स्ट्रेटेजी के टाइम पे। क्या पहले ध्यान रखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगर ये इंटरनल ऑडिट हुई बाय चांस तो मैं मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करूंगा, स्टैट ऑडिट हुई तो शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग करूंगा, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना है। तीसरा है हर उन फैक्टर्स को कंसीडर करना जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट। तो पहले 3 पॉइंट क्या है? स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और तीसरा था फैक्टर जो सिग्निफिकेंट हो। चौथा है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर ली थी ऑडिट प्लानिंग में, कर ली थी तो उसके रिजल्ट को भी आप कंसीडर करके चलना। और लास्ट में एंटी ऑफ प्रोसीजर वेयर नेसेसरी। तो सारे अपने प्रोसीजर्स को उसकी एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन सेम ही चीज होती है, ये कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑडिट में बस शब्द आए हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या 5 पॉइंट है ऑडिट स्ट्रेटजी के लिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा आपके पास था फैक्टर जो सिग्निफिकेंट हो, चौथा था रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। ये टॉपिक क्या चल रहा था? ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटीज। टॉपिक क्या चल रहा था? प्लानिंग एक्टिविटीज। आज फिर से मतलब साबित हो गया कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। यस, तो ठीक है, कभी मैं घमंड नहीं करता इस बात को। ओहो, मजा बना रहा है, अंदर मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो क्या टॉपिक चल रहा था? प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज में पहला पॉइंट क्या था? एस्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटजी, जिसमें आपके पास था सेट्स द एसटीडी, ठीक है, दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द एसटीडी, एसटीडी की फुल फॉर्म दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। दूसरा था कि फिर आपको करना क्या पड़ेगा स्ट्रेटजी के लिए? ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। दूसरा था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट। तीसरा था सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना। चौथा है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट को कंसीडर करना है। लास्ट में एंटी ऑफ प्रोसीजर को। प्लानिंग एक्टिविटी का पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग एक्टिविटी का पॉइंट नंबर 1 क्या था? एस्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटजी। इसका है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ये तो कोई दिखा दिखा सुना सुना लग रहा है। एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैब, अदर रैप, कहां पे आया था? ये डिस्क्रिप्शन में आया था, यानी कि हाँ ठीक तो है, डिस्क्रिप्शन में आया था। डेवलपिंग द ऑडिट प्लान में था पहला पॉइंट डिस्क्रिप्शन, दूसरा था नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। टॉपिक क्या था वहां पे? डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। अगला एक टॉपिक आएगा डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट प्लान। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के अंदर पहला पॉइंट था डिस्क्रिप्शन, तो ये वही है डेवलपिंग द ऑडिट प्लान, वहीं से याद कर लो। 315 के अकॉर्डिंग एंटी ऑफ रैप, 330 के अकॉर्डिंग एंटी ऑफ फैब, और तीसरा अदर रैप। चौथा बोलना चाहते हैं ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रेटजी। पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ लगे हाथ देख लेते हैं, तभी पता चलेगा ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। और ये मेरे बनाए हुए तो है ही नहीं बिल्कुल। आईसीए के क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के, यानी कि उनकी जो बुक्स में प्रिंट हुए पड़े हैं, प्लस आईसीए के जो पास्ट में, मतलब पास्ट तो समझते हो आप सर, आप हमें ज्योतिषी वाली चीजें भी सिखाओ। पास्ट का मतलब होता है जो सच में आए थे। कितनी भारी बात बताई ना मैंने। तो इसका मतलब जो सच में क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, हाईलाइट किया हुआ मैंने, तो देखते हैं क्या वो हमसे होते हैं कि नहीं होते। सबसे पहले यूजफुलनेस ऑफ केयरफुल एंड एडिक्वेट ऑडिट प्लानिंग। इसमें आप लिखोगे ऑडिट प्लानिंग का पहला पेज, जहां पे मीनिंग था, कवर द फॉलोइंग आइटम्स थी, और आपको यूजफुलनेस है तो इंपॉर्टेंस और बेनिफिट भी जोड़ सकते हो। तो मीनिंग के 3-4 लाइनें लिख के आप इंपॉर्टेंस जोड़ दोगे, तो इसके साथ आप लिखोगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। क्या ऑडिट की इंपॉर्टेंस या बेनिफिट वाला एक टॉपिक आया था? Yes. जिसका पहला पॉइंट बता दो बस। Identify the एरिया, areas. इंपॉर्टेंट Important एरिया। areas. और दोबारा कोई और शब्द बताओ अच्छा सा। पहला ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। हाँ ठीक है, उसके अंदर पहला पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन शब्द वैसे वाले सुनाना मुझे। की एरियाज। इंपॉर्टेंट की अटेंशन था वहां पे एक वर्ड, अटेंशन ऑफ इंपॉर्टेंट की एरियाज। दूसरा क्या था? गुड गुड। तीसरा ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। चौथा टीम मेंबर, ठीक है। पांचवा डायरेक्शन सुपरविजन। छठवां गुड गुड गुड। तो ये पहला पॉइंट आप वो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूजफुलनेस है ना, तो आप इंपॉर्टेंस, मीनिंग और इंपॉर्टेंस को। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इन परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शैल हैव ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ बिजनेस।
ये थे एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप, नहीं, नहीं था, knowledge of client साइड वाला था। चलो हाँ, हाँ, side ये भी आप ठीक है याद रखोगे ना, कम से कम आपकी इमेजिनेशन तो जा रही है ना, साइड वाला है। तो साइड वाले में आपके पास पहला पॉइंट था जिसके बिना ऑडिट पॉसिबल ही नहीं हो पाती है ना, सबसे था। हाँ, तो ये आप लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट था इसमें रेलिवेंट इंडस्ट्री। दूसरा कौन सा था, इसके साथ साथ लिखो आप, दूसरा था नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी के बाद वाले मैं नहीं लिख रहा, जिसमें था गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये वो। उसके बाद आपके पास था अकाउंटिंग पॉलिसीज। बस इतने बहुत हैं, यानी कि मेरे को ये लिखवाना था कि ये वाले पॉइंट्स होते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद था कंसिस्टेंटली अप्लाइड अकाउंटिंग पॉलिसी, पांचवा स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव, छठवां फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, गुड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। सर सेम तो है, मैं तो कह ही रहा था, ये पीछे 3-4 बार आ चुका है। नॉलेज ऑफ क्लाइंट, बस 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 है ना, बहुत हो गया। तो देखो 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं, देखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन क्लियर है। ये क्या थे, ये सच वाले क्वेश्चन थे जो पास्ट में पेपर में आ चुके हैं। तो सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो हमने पढ़ा हो, आता है। सीए ये नहीं होती कि कुछ भी आ जाएगा जो आपने पढ़ा ना हो, है ना। नहीं तो पहले तो ये रहता है ना, कुछ भी आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। अब भी तो किया था, जिसमें ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द एंगेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो ये वही क्वेश्चन बना, प्लानिंग एक्टिविटी का पहला पॉइंट। तो इसके साइड पे आप लिखोगे प्लानिंग एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर आपके पास पहला पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा था अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स, चौथा रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, और लास्ट एंटी ऑफ प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 5वां भी हमसे हो गया, ये भी पास्ट का था, मई 11 का। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द फैक्टर्स ऑडिटर विल कंसीडर एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजीज। यही वाली एंगेजमेंट एक्टिविटीज वाले ऑडिटर शैल था ना, तो ये वही लिखो। इसके अंदर फर्स्ट लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ताकि आपको याद रह जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यानी पहला पॉइंट इसका ये है, बस वहां पे शब्द नहीं आया था फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, यूजफुलनेस, ये सेम हो गया, देखो ना फर्स्ट वाला तो रिपीट हो गया ये। और शॉर्ट नोट आया हुआ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ये नहीं मेरे को याद आ रहा है। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या होता था, गलत, हाँ ये वाला है, हाँ ये वाला है, यानी कि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे थे मैंने, मतलब लिंक कर दिया। पहले एस से 220 के 2 पॉइंट्स थे, फिर एस से 210 का, पक्की बात है, यही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो अगला आपके पास बड़ा ही फेमस टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल। यहाँ पे मेरे को मतलब याद रखने वाला है ओवरऑल वर्ड, क्योंकि ये वाला टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, और एक टॉपिक आ गया डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल प्लान। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि स्ट्रेटेजी जैसा है। मैं जितना मर्जी समझा लूं, एक शब्द के ऊपर जितना मर्जी ज्ञान बांट दूं, ये हैं टॉपिक्स वैसे ही जो आपके +2 में या बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट होते थे, स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, डायरेक्शंस। तो इसमें आपको टॉपिक आएगा फैक्टर्स। क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान डिस्कस करने के लिए, मतलब आप क्या क्या बातों का ध्यान में रखोगे प्लान बनाते हुए। पहला है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स जो आता थी ऐसे 220 में। चलो आगे। तो सबसे पहले अपने टर्म्स का ध्यान रखोगे ऐसे 220 के हिसाब से। दूसरा नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, तो यानी कि कौन सी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है। ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करते हो आप एज पर ऐसे 700 सीरीज के अकॉर्डिंग। कृतिका कोई डाउट? मैं तो बोल ही रहा था ऐसे 210 आता है, देखो बाकी सारे जाग रहे सो रहे होते हैं, सिर्फ हम दो यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आती है वो ऐसे 210 में आती है, 220 में नहीं आती। रिपोर्ट तो 700 में आता है ना। तो मैं तो पहले वाले की बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैंने अब 210 की है ना। ये यहाँ पे पहले जो था ये ऐसे लिखा हुआ था, तो पहले ये ऐसे लिखा हुआ था, तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। सर क्या ऐसे ऐसे मतलब ऐसे 210। तो ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाते हुए आपको पहला क्या ध्यान में रखना है, हमारी आपस में क्या टर्म्स और कंडीशन है, यानी कि एज पर ऐसे 210। दूसरा नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, यानी कि ऐसे 700 के अकॉर्डिंग, ये भी ध्यान में रखोगे ना, रिपोर्ट किसको देनी है, कब देनी है। तीसरा एप्लीकेबल लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स,
उस क्लाइंट को कौन कौन से रूल्स लगते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो उसके ऊपर फैक्ट्री एक्ट भी लग जाएगा, अगर वो सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है तो फैक्ट्री एक्ट नहीं लगेगा। तीसरा, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज वो फॉलो करता है, यानी कि लीफो या फीफो, उसके हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर तैयार करोगे, अपने ऑडिट प्रोग्राम तैयार करोगे। कोई न्यू ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स आती हैं, प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स, एसेस। कोई अकाउंटिंग में या ऑडिटिंग में, यानी कि कोई नए एसेस आते हैं या एएस आते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको भी आप ध्यान में रखोगे। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी लेवल याद है ना, इंपॉर्टेंट फिगर एक अनाउंस कर दिया, उसके नीचे वाले आइटम को कहोगे थोड़ी गलती हुई तो भी चल जाएगा, उसके बाद वाले आइटम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। रिलायंस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम, ये पहले भी आ चुके हैं पॉइंट, कितना आप रिलायंस उसके इंटरनल कंट्रोल या अकाउंटिंग सिस्टम पे विश्वास रख सकते हो। देखो अगर तो टैली हुई तो टैली पे आपको हाँ सब कुछ सही चल रहा होगा, अगर बाई चांस उसका कोई और सॉफ्टवेयर हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मार्ग, तो अगर मार्ग सॉफ्टवेयर भी होता है एक, वो बड़ा दुखी करता है, किया हुआ है मार्ग, यूज किया हुआ है, तो वो बड़ा दुखी करता है, तो फिर आप कहोगे रहने दे यार, तो मेरा डाटा या तो टैली में ही डलवा दे, तो ये वो चीज़ है। उसके बाद है पॉसिबल रोटेशन ऑफ एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, थोड़ा गंदा लग रहा है, काट दो, 15 पॉइंट है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जो जो अच्छे पॉइंट नहीं लगेंगे चॉइस है आपके पास। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, किस हिसाब के आपको ऑडिट एविडेंस मिलने की संभावना है आपको उस कंपनी से, उस हिसाब से अपने ऑडिट प्लान बनाना। क्या आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हो, अगर आप एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर हुए तो हो सकता है ना इंटरनल ऑडिट पहले करके बैठा हो, समझ लो उसने डेप्रिसिएशन पहले ही कैलकुलेट कर दी हो, आपको उसी में झोल लग रहा है, तो आप इंटरनल ऑडिटर को फोन करोगे, कहोगे हे इंटरनल ऑडिटर अपने डेप्रिसिएशन का चार्ट या जो कैलकुलेशन आपने किया मुझे दे दे, मैं उसको यूज करके अपना फिक्स्ड एसेट का चार्ट बना लूंगा यार, तो उसके काम को यूज करना, उस हिसाब से ऑडिट प्लान करके चलोगे। अदर ऑडिटर्स, अदर ऑडिटर का मतलब होता है इंटरनल ऑडिटर नहीं, सेकंड स्टैट्यूटरी सीए, अगर बाय चांस जॉइंट ऑडिट हो रही हो, जैसे रिलायंस के 2 सीए हैं, एक है केपीएमजी, एक है मुंबई की कोई लोकल फर्म, तो एक दूसरे से काम लेना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, तो ये जो थे ना 11th और 12th पॉइंट, इंटरनल ऑडिटर या अदर ऑडिटर, ये आते हैं ऐसे 600 सीरीज में। इवन ऑडिट एक्सपर्ट भी आता है ऐसे 600 सीरीज में, ये तीनों स्टैंडर्ड, इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, एक्सपर्ट, एक आता है ऐसे 600 में, एक आता है 610 में, एक आता है 620 में। और ये इतने अच्छे क्यूट से स्टैंडर्ड थे, पर अनफॉर्चुनेटली 2 स्टैंडर्ड इसमें क्यूट वाले हट गए, और सबसे इंपॉर्टेंट थे और सबसे ईजी थे। तो ऐसे 600 के अकॉर्डिंग, 600 सीरीज के अकॉर्डिंग आप इन 3 जनों से भी काम ले सकते हो। उसके बाद आ गया जॉइंट ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर से भी अगर आप काम लेना चाहते हो, फिर लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग, मतलब ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पॉइंट्स इजी हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें कोई 6 या 7 पॉइंट याद हो जाए तो सफिशिएंट है, लेकिन फिर अगर 6-7 लिखोगे तो अच्छे ही लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा आएगा नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड, तीसरा एप्लीकेबल लीगल या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में पहले मैं 600 सीरीज वाले बोल देता हूँ 3-4। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, उसके काम को यूज करना, अदर ऑडिटर, एक्सपर्ट, एक होता है इंटरनल ऑडिटर, एक अदर ऑडिटर, एक एक्सपर्ट, और चौथा है जॉइंट ऑडिटर। 4 तो हमारे यहीं पे याद हो गए, बात ही खत्म। फिर से याद करते हैं, पहला क्या था, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा टाइमिंग या रिपोर्ट्स टू बी इशूड, तीसरा एप्लीकेबल लीगल या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अनुज जी बोलो आप भी। उसके बाद 4 ऑडिटर वाले बोल लो, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना, अदर ऑडिटर के, एक्सपर्ट के, जॉइंट ऑडिटर के, लास्ट में था कोऑर्डिनेटिंग। 8 पॉइंट तो वैसे ही याद हो गए। और कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर रिलायंस, न्यू ऑडिटिंग या अकाउंटिंग पर अनाउंसमेंट आते हैं, तो 10 तो वैसे ही याद हो गए, 10 लिख दिए तो नंबर 5 में से 4 या 4.5 मिल जाएंगे। सेटिंग ऑफ द मटेरियलिटी लेवल, हाँ। क्वेश्चन नंबर, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, यानी कि उनके बुक का। विराट अनु एंड कंपनी वाज अपॉइंटेड एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एज एन ऑडिट पार्टनर, व्हाट फैक्टर्स शैल बी कंसीडर्ड इन डेवलपमेंट द ओवरऑल, यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही बन रहा है, ओवरऑल।
क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑडिट प्लान देखोगे, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, वो डिस्क्रिप्शन और नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑडिट ओवरऑल के हिसाब से, ओवरऑल में याद रख लेना वो 4 ऑडिटर वालों की बात हो रही है। 4 ऑडिटर वाले की बात अगर याद रह गई, बाय चांस हमें क्लिक नहीं भी करता, कई बार सेम से टॉपिक भी आ जाते हैं, तो 4 पॉइंट तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑडिट स्ट्रैटेजी, जिसको हम करेंगे कल। ठीक है, ओके।